हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लार्मर इक्वेशन के बारे में। लार्मर इक्वेशन क्या होता है, उसमें हमें फाइंड करना होता है लार्मर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लार्मर फ्रीक्वेंसी को हमें फाइंड करना है और उसी के लिए हम लार्मर इक्वेशन, ये आपका रहा। तो लार्मर इक्वेशन में हम लार्मर फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करना है। क्या है इसमें, क्या होता है, इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रेसिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटॉन्स। इन दो चीजों के प्रोडक्ट को आप देखो, समझो कि लार्मर इक्वेशन में हमें क्या फाइंड करना है, लार्मर फ्रीक्वेंसी। और लार्मर फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए हमें इन दो चीजों का प्रोडक्ट निकालना है। क्या है कि आपका गायरोमैग्नेटिक रेशियो और मैग्नेटिक फील्ड, इन दो चीजों का हमें प्रोडक्ट निकालें। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो आपका है गायरोमैग्नेटिक लार्मर फ्रीक्वेंसी आपका निकल आएगा। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ये लार्मर फ्रीक्वेंसी। अब ये होता क्या है लार्मर फ्रीक्वेंसी, पहले इसको समझते हैं एक एक को, फिर हम समझते हैं। लार्मर फ्रीक्वेंसी वो चीज है कि ये पूछता है कि आपके जो बॉडी के अंदर प्रोटॉन्स हैं, इसको समझने के लिए अगर थोड़ा सा हम समझें, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे टाइप के आपके एटम हैं, एलिमेंट हैं, प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो आपकी क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि जितने भी आपके बॉडी के अंदर प्रोटॉन्स हैं, अगर कोई प्रोटॉन ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, वो टीनी मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। अगर कोई इवन नंबर का है तो वो आपका मैग्नेट का बिहेव नहीं करता। क्यों, ऐसा क्यों है, उसका रीजन अभी हम आगे समझने वाले हैं। ठीक है, तो आपका लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या कहता है कि आपका जो लार्मर फ्रीक्वेंसी में क्या फाइंड करना है कि आपका जो प्रोटॉन है, जो ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, इवन नंबर तो शो ही नहीं कर रहे, तो हम सिर्फ ऑड की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, तो उसका एक पॉइंट पे जो रोटेट करना है, जो अपने न्यूक्लियस के अराउंड, या आप कह सकते हो कि अपने पॉइंट पे, अपने एक्सिस पे जो उसको रोटेट करना है, उस रोटेशन का जो फ्रीक्वेंसी होगा, कितनी स्पीड से रोटेट कर रहे होंगे, वो उनकी फ्रीक्वेंसी को ही हमें फाइंड करने के नाम को हम बोलते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी। और इसको रोटेशन को कितना होगा, इसका ये डिपेंड करता है दो चीजों पे। पहला तो डिपेंड करता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या है, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ती है तो आपका लार्मर जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ती है। और दूसरा आपका अफेक्ट करता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ये क्या चीज है, इसी को पहले अच्छे से समझते हैं कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है। तो अगर इस वर्ड को आप देखिए तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो, वर्ड में है रेशियो, तो अगर कहीं पे रेशियो आता है, इसका मतलब हमारे पास टू वेरिएबल हैं, दो नंबर हमारे पास होगा जिसका हम रेशियो निकाल रहे हैं। तो हमारे पास दो चीजें कौन सी हैं, पहला है आपका एंगुलर मोमेंटम, दूसरा है मैग्नेटिक मोमेंटम। इन दो चीजों के रेशियो को हम बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, क्या होता है इसको समझते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम ये होता है कि अगर कोई आपके बॉडी के अंदर जो हजारों लाखों टाइप के प्रोटॉन्स थे, उनमें से जो ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, तो एंगुलर मोमेंटम की ये कहता है कि जितने भी ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करते हैं। वो अपनी एक्सिस पे, यानी कि वो ऐसे खाली नहीं बैठे हैं, वो रोटेट कर रहे हैं। अभी हम कोई ने मैग्नेटिक फील्ड हमने नहीं दी, तब भी वो क्या कर रहे हैं, वो रोटेट कर रहे हैं। हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं दी, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। कौन से, ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। पढ़ते हैं एक बार। इट अराइजेस फ्रॉम द इंट्रिंसिक स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इट्स प्रोटॉन्स। ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियाई हैव नॉन जीरो स्पिन। ठीक है, while nuclei with even number generally have zero net spin। ठीक है, इसलिए क्या होगा, नो मैग्नेटिक मूवमेंट। किसमें, मैग्नेटिक मूवमेंट किसमें नहीं हो रहा है, आपके इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में। क्यों मैग्नेटिक मूवमेंट क्यों नहीं होगा, जब उनके पास एंगुलर मूवमेंट है ही नहीं, उनके पास खुद वो रोटेट कर ही नहीं रहे, तो उनसे मैग्नेट भी कोई अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के पास और नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो और नंबर प्रोटॉन होने की वजह से इसके पास स्पिन भी होगा, यानी कि ये रोटेट कर रहा होगा। क्वांटम फिजिक्स ने पहले ही आपको बताया। तो इसलिए आपका, चूंकि हाइड्रोजन आपका और नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसलिए ये स्पिन करता है, और इस स्पिन करने की वजह से इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट भी आएगा। अभी आगे बताते हैं कैसे आएगा। दूसरा एग्जांपल ले लो, कार्बन इवन नंबर है, इवन नंबर प्रोटॉन होने की वजह से इसमें स्पिन क्या है, जीरो, इसलिए इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी नीचे आपने जो मैग्नेटिक मूवमेंट देखा, अभी बताते हैं, उसमें कोई अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना। जब आपके इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में, यानी कि जैसे यहाँ पे कार्बन का एग्जांपल दिया है, इसमें एंगुलर मोमेंटम है ही नहीं, यानी कि ये प्रोटॉन्स आपके ये स्पिन्स रोटेट कर ही नहीं रहे,
जब ये इनका मूवमेंट है ही नहीं तो इसलिए ये आपके एमआरआई में नहीं दिखते हैं, ये आपके विजिबल नहीं होते हैं, आपके इमेज फॉर्मेशन में कोई भी हेल्प नहीं करते हैं। आगे देखते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है। इट शोज द हाउ स्ट्रांगली ए न्यूक्लियस इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, a nucleus with odd number of protons has a net magnetic moment which allows it to interact with external magnetic field। आई बात समझ, हमने क्या बोला, हमने इसको जो एंगुलर मोमेंटम बताया, ये कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम अगर कोई किसी के अंदर आ रहा है, अगर कोई प्रोटॉन ऐसा है जिसके अंदर एंगुलर मोमेंटम है, तो वो एंगुलर मोमेंटम वाला प्रोटॉन मैग्नेटिक मूवमेंट भी रखेगा। मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब कि फॉर एग्जांपल हम ले लें हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के पास क्या है कि अगर वो हम कोई मैग्नेटिक फील्ड ना दे हमारे बॉडी के अंदर है, तो वो रैंडमली जहां पे होगा वो स्पिन कर रहा होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा उसमें। ठीक है, अगर किसी के पास एंगुलर मोमेंटम है, हाइड्रोजन के पास जैसे है, तो इस हाइड्रोजन के एटम को अगर हम मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो ये मैग्नेट से इंटरेक्ट होके ये अफेक्ट करेगा, ये या तो अपनी मैग्नेटिक मूवमेंट को बढ़ा लेगा या घटा लेगा। अफेक्ट करने का मतलब ये है। अब दूसरा एग्जांपल ले लो, आपके पास कार्बन है, इवन नंबर है। अब ये कार्बन क्या इसके पास एंगुलर मोमेंटम था? क्या कार्बन इवन नंबर के पास या जितने भी आपके इवन नंबर हैं, क्या उनके पास वो जहां पे भी पड़े होंगे, क्या वो प्रोटॉन्स आपके स्पिन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जब उनके पास एंगुलर मोमेंटम ही नहीं है, तो उनको अगर आप मैग्नेटिक मोमेंटम के पास लेके जाओगे, यानी मैग्नेट के पास लेके जाओगे, तो मैग्नेट से उनको कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, समझ गई बात। अब उसके बाद इससे एग्जांपल है कि हाइड्रोजन आपका ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो इसमें आपका एंगुलर मोमेंटम भी होगा और मैग्नेटिक मोमेंटम भी होगा। ठीक है, अब एक बार हम फिर से और समझा देते हैं आपको। देखो, हमने बोला आपको कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्ट को ही हम बोलते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब लार्मर फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों चीजों को समझना होगा। गायरोमैग्नेटिक रेशियो को हमने बोला कि दो चीजों का रेशियो है, एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम उसको बोलते हैं कि जो बिना मैग्नेटिक फील्ड दिए हमारे बॉडी के अंदर जो लाखों टाइप के जो प्रोटॉन्स हैं, वो आपके जो ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो खुद अपनी एक्सिस पे वो रोटेट करते हैं, और इन्हीं को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। जो इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उनके अंदर मोमेंटम नहीं होता, इसलिए वो आपके जीरो हैं, है ना, उनका है जीरो नेट स्पिन, और इसीलिए ये मैग्नेटिक मोमेंटम भी नहीं रखेंगे आगे चल करके। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जो मैग्नेटिक जिनके पास एंगुलर मोमेंटम था, यानी कि ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उन एटम्स को जब वो जाते हैं मैग्नेट के पास तो उससे इंटरेक्ट करते हैं और वो मैग्नेटिक मूवमेंट भी शो करते हैं। मतलब ये आपका एक हाइड्रोजन का एटम था, अभी मैग्नेट के पास नहीं था, बॉडी के अंदर था, वो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, और जैसे ही ये आपका मैग्नेट के कांटेक्ट में जाएगा, इससे अफेक्ट होके ये अपनी मैग्नेटिक मोमेंटम भी शो करने लगेगा, मैग्नेट से इंटरेक्ट हो रहा है। आई समझ। अब उसके बाद तीसरा हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका रहा बी नॉट इक्वल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम टेस्ला में डिनोट करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, अब देखो इसको हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का, कि हाइड्रोजन का जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है वो 42.58 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला है। यहाँ पे हर्ट्ज क्यों आया? क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी नोट करनी थी। हमने जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है इसमें हम क्या हम डिनोट कर रहे हैं, हमें ये क्या है, ये ओमेगा क्या है, लार्मर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट तो हर्ट्ज ही है ना, तो इसलिए हमने इसको किस में लिखेंगे, हम हर्ट्ज में ही लिखेंगे। चूंकि बहुत ज्यादा है तो मेगा है, तो मेगा हर्ट्ज लिखेंगे पर टेस्ला, यानी कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपकी ज्यादा है, तो हम इसको मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला है, तो टेस्ला को डिनोट कर रहे हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास इसको हमें फाइंड करना है, ओमेगा इक्वल टू फाइंड करना है, और गायरोमैग्नेटिक रेशियो हमारे पास हाइड्रोजन का हमें पता है कि 42.58 होता है, और अगर हम 1 टेस्ला एमआरआई लें, यानी फार्मूला ये आपका है, ये आपका फार्मूला है, अगर हम इसको इसकी जगह पे ये शो कर दिया और इसकी जगह पे हम ले लें 1 टेस्ला, 1 टेस्ला एमआरआई, तो जो आपका लार्मर फ्रीक्वेंसी होगा वो आ जाएगा 42.58 मेगाहर्ट्ज।
ये आ जाएगा। अगर हम ले लें 1.5 टेस्ला के लिए बात करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं 42.58 मल्टीप्लाइड बाई 1.5, और अब हम यहां पे देखेंगे तो हमारा लगभग आएगा 63.87 अप्रोक्स, ये आ गया। अगर हम यही अब बात करें 3 टेस्ला के लिए तो 42.58 इंटू 3 इक्वल टू 126 अप्रोक्स आएगा, ये आपका मेगाहर्ट्ज। ठीक है, यानी कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं, वैसे हमारा लार्मर फ्रीक्वेंसी जो है वो भी बढ़ रहा है। लार्मर फ्रीक्वेंसी का मतलब कि जो आपके बॉडी के अंदर प्रोटॉन्स हैं वो भी, उनका स्पिन भी बढ़ रहा है। जब इनका स्पिन बढ़ेगा, इनका जब मूवमेंट बढ़ेगा, तो यहां से जब वापस सिग्नल्स आएंगे, वो सिग्नल्स भी हमारे ज्यादा होते हैं। जब वो रिलैक्स करता है, जब हमारा ये आपका रोटेट कर रहा है, स्पिन ज्यादा है, आपका ये रोटेट बहुत तेजी से कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब जब हम इसके अंदर देते हैं RF एनर्जी यूज करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो आप जब दोबारा ये आपका एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद जब ये आपका रिलैक्सेशन होता है, तो रिलैक्सेशन में ये आपका जो एनर्जी गेन करेगा, जो एनर्जी रिलीज करेगा, जिसको RF कॉइल आपका रिसीव करता है, रिसीवर कॉइल, वो एनर्जी ज्यादा होगी जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो इसलिए आप देखो कि 1 टेस्ला में आपके पास इतना मिला, तो इमेज क्वालिटी आपकी कम होगी एज कंपेयर टू दिस। ठीक, तो यहां पे इतना था फ्रीक्वेंसी, तो इमेज क्वालिटी अच्छी आई। लेकिन जब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, 1.5 टेस्ला कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई, तो आपका लार्मर फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, और लार्मर फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से अब जो एनर्जी रिलीज होगी बाद में RF एनर्जी के बाद, वो और ज्यादा होगी, इसलिए इमेज क्वालिटी अब और अच्छी आ जाएगी। आप 3 टेस्ला के लिए आपने MRI ले लिया, तो अब क्या हुआ कि अब आपने और भी ज्यादा आपको मिल गया, लार्मर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो जिसकी वजह से अब इमेज क्वालिटी और बढ़ गई। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपका 0.3 टेस्ला की मशीन है, उसकी इमेज क्वालिटी कम होती है, 0.4 की और बढ़ जाएगी, 0.5 की और बढ़ जाएगी, और 1 टेस्ला की और बढ़ जाएगी, 1.5 टेस्ला की और अच्छी इमेज क्वालिटी आएगी, 3 टेस्ला MRI की बहुत अच्छी इमेज क्वालिटी आती है। ये आपका फर्क होता है। तो एक बार हम फिर से पूरा देखते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, अगर आप बात करो कि हाइड्रोजन के बारे में हमने देखा, अगर यहीं पे हम कोई इवन नंबर का ले लें, फॉर एग्जांपल जैसे वहां पे हमने लिया था अभी कार्बन, अगर हम कार्बन के बारे में देखें, फॉर कार्बन के बारे में अगर हम देखें, तो कार्बन का कितना होगा, गायरोमैग्नेटिक रेशियो कितना होगा? कार्बन का गायरोमैग्नेटिक रेशियो 0 है। क्यों? क्योंकि उसके पास कार्बन का जो एटम है वो स्पिन कर ही नहीं रहा, यानी उसमें एंगुलर मोमेंटम है ही नहीं। जब उसके पास एंगुलर मोमेंटम ही नहीं, तो क्या वो मैग्नेट से अफेक्ट हुआ? मैग्नेट से भी अफेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब उसके पास मैग्नेटिक मोमेंटम भी नहीं है। तो आपके कार्बन की अगर हम बात करेंगे, तो उसका जब एंगुलर मोमेंटम 0 होगा, आपका मैग्नेटिक मोमेंटम 0 होगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे आपका दोनों का रेशियो मिला करके आपका जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो आएगा वो भी 0 होगा। और जब इस 0 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 टेस्ला से, तो 0 आएगा। हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 टेस्ला से, 0 आएगा। हम इसको करते हैं 3 टेस्ला से, तो भी 0 आएगा। यानी कि कार्बन एटम के लिए जो आपका लार्मर फ्रीक्वेंसी हम निकालेंगे वो 0 होगा। यानी कि आप कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दीजिए, कितनी भी कर दीजिए, आपके बॉडी के अंदर जो कार्बन्स हैं या जो इवन नंबर आपके प्रोटॉन्स हैं, वो इसीलिए आपके इमेज के फॉर्मेशन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता उनका। आगे समझ, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। और यहीं से आप समझ सकते हो कि जो आपका जो क्वांटम फिजिक्स ने बोला कि ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो आपके मैग्नेटिक टीनी मैग्नेट जैसा बिहेव करते हैं, उसको उस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे अप्लाई करके आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हो। ओवरऑल आपको यहाँ पे देख लो, लार्मर फ्रीक्वेंसी 2 चीजों का प्रोडक्ट है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो और मैग्नेटिक फील्ड। गायरोमैग्नेटिक रेशियो इन 2 चीजों का है, इन 2 चीजों का रेशियो है, और फिर इसी को हम मल्टीप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे या इसको बढ़ाओगे, दोनों से ही अफेक्ट होगा। अब यहाँ पे अगर दूसरा आपका एटम किस चीज का है, अगर हाइड्रोजन है तो उसका गायरोमैग्नेटिक रेशियो कुछ और होगा, कार्बन है तो कुछ और होगा, हाइड्रोजन है तो कुछ और होगा, सोडियम है तो कुछ और होगा, पोटेशियम है तो कुछ और होगा। जितना आपका होगा, ये हमने जो आपको बताया, ये 42.58, ये आपके हाइड्रोजन के लिए हमने बात किया। हाइड्रोजन का ही एग्जांपल लेके हम पढ़ते हैं आमतौर पे MRI में, क्योंकि आपके हाइड्रोजन हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा है।
वाटर हम मानते हैं कि 70% से ज्यादा हमारी बॉडी में वाटर है, तो वाटर का आपका जो फार्मूला होता है वो H2O है, और H आपका हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, यानी कि वो आपका ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन है। इसीलिए हम हाइड्रोजन का ही जनरली एग्जांपल लेके समझते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन ही हमारे बॉडी के अंदर इमेज फॉर्मेशन कराता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दूसरे भी अगर कोई एलिमेंट होगा हाइड्रोजन के अलावा, वो भी हमारी इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। बस ये है कि इनकी क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए हम इन्हीं का एग्जांपल लेके समझते हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक आपका, लार्मर इक्वेशन। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।